तो आज हम लोग एंग्लो बंगाल रिलेशंस आंग्ल बंगाल संबंध का दूसरा क्लास करने जा रहे हैं। पहले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि बंगाल मुगल वंश से किस प्रकार से अलग हुआ और मुर्शिद कुली खां, शुजाउद्दीन खां, सरफराज खां के परिवार को अलीवर्दी खां ने किस प्रकार से अपदस्थ किया और उसके बाद सिराजुद्दौला अपने नाना के गद्दी को किस प्रकार से प्राप्त किया। इन सारी घटनाओं का विवरण देने के बाद अब हम लोगों को इस बात का पता लगाना है कि सिराजुद्दौला के बाद क्या हुआ, क्योंकि इसी के शासनकाल में बंगाल में अंग्रेज़ों का प्रवेश होता है, युद्ध होता है। आखिर सिराज से अंग्रेज़ों का युद्ध के क्या कारण थे और ये युद्ध किस परिवेश में हुआ, ये जानना हम लोगों के लिए इस क्लास में महत्वपूर्ण होगा। लेकिन उसके पहले हम लोग ये जानेंगे कि आखिर अंग्रेज़ बंगाल में कैसे आए। हमने पहले ही क्लास में आपको बताया था कि एडवेंट और यूरोपीय कंपनी में जो डिफरेंट कंपनी का आगमन था, वो हम लोग अलग अलग जो अंग्रेज़ों के साथ देसी रियासतों के संबंध स्थापित हुए उसके क्रम में पढ़ते रहेंगे। तो उस वायदे का ये एक पहला क्लास है कि हम लोग देखेंगे कि बंगाल में अंग्रेज़ों का आगमन किस प्रकार से हुआ। जहाँ तक बंगाल का प्रश्न है, तो बंगाल वास्तव में पूर्वी भारत का इलाका था, ईस्टर्न इंडिया का, और ईस्टर्न इंडिया में ही अंग्रेज सबसे पहले जो आते हैं वो 1633 ईस्वी में अंग्रेजों का आगमन होता है। सोलह सौ 1633 ईस्वी में जो अंग्रेजों का आगमन होता है पूर्वी भारत में, वो दो जगह था। एक हरिहरपुर और दूसरा बालासोर। ये दोनों स्थान वर्तमान समय में अगर आप देखेंगे तो उड़ीसा राज्य में पड़ता है। ये पूर्वी भारत में उनका पहला आगमन था और हम लोग कल ही के क्लास में देख चुके हैं कि बंगाल के अधीन ही उड़ीसा था। तो अगर उड़ीसा में अंग्रेजों का आगमन हो रहा है 1633 में, तो इसका अर्थ आप ये लगाइए कि ये बंगाल में उनका प्रथम आगमन है। और अगर बंगाल सूबा के अंतर्गत हम लोग इनका बाज़ाब्ते तौर पे आगमन हम लोग देखें तो विभिन्न क्रमों में होता है। जैसे सबसे पहले 1651 ईस्वी का समय है। गैब्रियन ब्रांटन ये एक चिकित्सक था। क्या था ये? एक डॉक्टर था। और ये वास्तव में जो बंगाल का सूबेदार था इस समय, इसका नाम था शाह सूजा। शाह शुजा इसका नाम था। शाह शुजा किसका बेटा था? तो शाहजहां का बेटा था। औरंगजेब का जो है वो भाई था। इससे भी औरंगजेब का गृह युद्ध हुआ था, उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था। तो ये बंगाल का सूबेदार था और शाह शुजा के ही दरबार में गैब्रियन ब्रांटन रहता था और गैब्रियन ब्रांटन ने शाह शुजा से
एक अधिकार पत्र प्राप्त किया था। और उस अधिकार पत्र में यह बात लिखी हुई थी कि कंपनी बंगाल में निःशुल्क व्यापार कर सकेंगे, यानी उनको किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। और इसके पीछे कारण क्या था कि गैब्रियल ब्रांटन जो था वो एक डॉक्टर था और शाहसूजा उससे बहुत प्रभावित था। बहुत सारे बीमारियों को उसने ठीक किया था शाहसूजा का। तो व्यक्तिगत लगाव के कारण गैब्रियल ब्रांटन से ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में 1651 ईस्वी में सबसे पहले करमुक्त व्यापार का अधिकार मिला। ये वो व्यापार नहीं था जो फर्रुखसियर के द्वारा दिया जा रहा है। आप पूछेंगे हमसे कि सर दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। आमतौर पे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। तो जो फर्रुखसियर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दस्तक का अधिकार कहते हैं उसको, वो जो दिया था वो फ्री एक्सपोर्ट इंपोर्ट राइट था, निशुल्क आयात निर्यात का अधिकार था। यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करेगी उसमें उसको सीमा पर, भारत के सीमा पर न ही सामान ले जाने में कोई शुल्क देना पड़ेगा, यानी ना ही एक्सपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ेगी जिसको हम लोग निर्यात कर बोलते हैं, और न ही कोई सामान बाहर से लाएगा तो उसको इंपोर्ट ड्यूटी यानी आयात कर देना पड़ेगा। और यहाँ जो राइट्स मिल रहा है आपको शाहसूजा के द्वारा, वो इस प्रकार का राइट्स नहीं है। वो राइट्स क्या है कि बंगाल जो एक प्रांत था मुगलों का, अभी तक तो था, तो उसका सूबेदार था शाहसूजा, जो शाहजहां का सबसे छोटा बेटा था। मतलब बेटों में अगर सातों पुत्र पुत्रियां में आप कीजिएगा तो फिर 5वां नंबर में आएगा, क्योंकि सबसे छोटा उसका बच्चों में था वो गौहन आरा थी, जिसकी मृत्यु के बाद मुमताज महल की मृत्यु हो गई थी। तो सबसे छोटा पुत्र था। तो इसका अधिकार बंगाल में, तो इसने अपने सूबा के अंतर्गत जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको निःशुल्क व्यापार का अधिकार दिया था। पूरे मुगल साम्राज्य में अंग्रेजों को, ईस्ट इंडिया कंपनी को निःशुल्क व्यापार का अधिकार नहीं मिला था। दूसरे शब्दों में कहिए कि चुंगियों से मुक्ति मिली थी बंगाल में, फॉरेन ट्रेड से मुक्ति नहीं मिली थी। दस्तक फॉरेन ट्रेड निःशुल्क करने का प्रोविजंस था। और ये जो 51 में दिया जा रहा है वो चुंगी मतलब समझते हैं, एक शहर में प्रवेश करने पर जो स्थानीय सरकार के द्वारा जो टैक्स लिया जाता है उसको चुंगी बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कि आप गया में इन कर रहे हैं, गया का कलेक्टर जो है वो गया के विकास के लिए उसको अधिकार है कि वो चुंगी का प्रबंध कर सकता है। जैसे इसको छोटे से रूप में लिए तो यहाँ पितृपक्ष मेला का आयोजन किया जाता है। तो पितृपक्ष मेला जो 15 दिन चलते हैं, तो उसमें आप देखते होंगे जितनी भी गाड़ियाँ गया में प्रवेश करती हैं सभी पर एक स्टिकर लगा रहता है। या आप गया रेलवे स्टेशन से कोई भी रेलवे का टिकट खरीदिए तो 5 रुपये उस पर अलग से चार्ज आपको देना पड़ता है। तो ये किस लिए देना पड़ता है कि सरकार या प्रशासन मेला के लिए जो व्यवस्था है उस पर जो खर्च करती है वो खर्च जनता से या जो मेला में सहभागी बनने आते हैं उससे वसूल करती है और मेले का सारे इंतजाम को करती है। इसमें सरकार कोई सहयोग नहीं करता है। तो इसको भी आप एक प्रकार का चुंगी कह लीजिए। तो ये जो राइट्स मिला है 1651 में वो दस्तक के तरह नहीं था। दस्तक एक इंटरनेशनल ट्रेड के लिए एग्जिट मतलब एग्जिम फ्री ट्रेड था। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट
के कॉन्टेक्स्ट में जो है टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन ये चुंगी के कॉन्टेक्स्ट में था। तो इस तरह की बातें बताना इसलिए ज़रूरी है कि बार बार वो चीज़ आएगा तो आप बोलिए कि अभी अभी बताया है कि निःशुल्क मिल गया था, तो जब था ही ईस्ट इंडिया कंपनी को निःशुल्क, तो फिर फर्रुखसियर से क्या मिल गया? तो ऐसा द्वंद्व, ऐसा डायलेमा आपके दिल में या दिमाग में नहीं रहे, हम इसलिए शुरू में ही इसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। अब देखिए ये तो हो गया। उसके बाद अगला जो बात बनती है वो 1658 ईस्वी में, 1658 में, और इसी समय एक घटना और घटता है कि कासिम बाजार पर कासिम बाजार यही पश्चिम बंगाल में एक जगह है, कासिम बाजार में कोठी खोलने की अनुमति मिल जाती है। तो अगर देखा जाए तो बंगाल में पहली कोठी उड़ीसा के कॉन्टेक्स्ट, अगर उड़ीसा को शामिल करते हुए देखें तो हरिहरपुरा और बालासोर में खुला। लेकिन जिस प्योर बंगाल की बात कर रहे हैं हम, जिसमें उड़ीसा शामिल ना अगर आप कीजिए, तो सबसे पहला कोठी जो है वो कासिम बाजार में खुला। ये कलकत्ता से वर्तमान समय में 160 किलोमीटर की दूरी पर है, नजदीक में नहीं है। और उसके बाद आता है बात 1658 ईस्वी में। तो 1658 ईस्वी में शाइस्ता खां के द्वारा हुगली में कोठी खोलने की अनुमति दी जाती है। तो ये बता रहे हैं। अच्छा वो पूछ लिया आपने। तो कोठी, ये दूसरी कोठी थी बंगाल में, हुगली में। हुगली कलकत्ता ही के नजदीक है, अभी भी पोर्ट है। अब कोठी शब्द जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमेशा आपको विदेशी कंपनियों के कॉन्टेक्स्ट में ये शब्द आपको सुनने को मिलेगा। तो विदेशी कंपनियां का कोठी खोलने का अर्थ ये होता था कि जो उसके हम एग्जाम्पल के साथ आपको बताने जा रहे हैं। अगर आप वो चीज़ देखे होंगे तो आपको क्लियर पूरा स्पष्ट चित्र उभर करके सामने आ जाएगा। तो उसमें जो कंपनी के ऑफिसर्स होते थे, उसके ऑफिस होते थे, उसके क्वार्टर होते थे, उस कंपनी के जितने कर्मचारी होते थे उसके रहने की जगह होती थी, और साथ ही साथ वो कंपनी जिस चीज़ का व्यापार करती थी उसका गोदाम होता था। यानी कहने का मतलब ये है कि उस ट्रेड कंपनी का सारा सेटअप जिस भवन में रहता था, जिस बिल्डिंग में रहता था, वो एक अच्छे खासे इलाके में फैला होता था। उसी को कोठी के नाम से हम लोग जानते थे, क्योंकि बाजाब्ते तौर पे ये शब्द इस्तेमाल किया गया है उस समय। अब देखिए, आपको एग्जाम्पल लेना है यहाँ बिहार में, तो हम बहुत सटीक एग्जाम्पल देने जा रहे हैं कि आप लोग की स्टूडेंट्स हैं तो पटना यूनिवर्सिटी जरूर गए होंगे, नहीं गए? तो अगर नहीं गए हैं तो अबर में पटना जाइएगा तो घूम लीजिएगा। तो पटना यूनिवर्सिटी के बगल में ही जो है वो पटना कॉलेज भी है, साइंस कॉलेज इसको बोलते हैं। तो ये सब पूरा एक कैंपस में, पटना यूनिवर्सिटी का एक सीनेट हॉल भी है, देखिए बहुत अच्छा बना हुआ है। तो ये जितना
खुदा बख्श लाइब्रेरी के आगे का भाग का जो पटना कॉलेज शुरू होता है और महेंद्रू तक जाता होगा, शायद महेंद्रू तक जाता है, महेंद्रू में जो रोड उधर गई है लॉ कॉलेज के तरफ, वहां तक आप मान के चलिए। ये जानते हैं किसकी कोठी थी? डच कंपनी की कोठी थी। तो आप देखिएगा कि जो उस बिल्डिंग में, जो पुराना बिल्डिंग है, अब तो बहुत सारा यूनिवर्सिटी की नई बिल्डिंग बन गई है, लेकिन पुरानी बिल्डिंग सभी की सभी बची हुई है। तो जो उसका ऑफिस था वो एक अलग जगह पर था, नदी के किनारे था, उसमें बड़े बड़े कमरे बने हुए थे, उसमें माल गोदाम भी था जिसमें सामान वो लोग रखते थे, शोरा, अफीम, ये सब। और फिर जो उस कोठी का जो मालिक होता था, रिजेंट जिसको बोलते थे, तो उसको जाने के लिए दो बिल्डिंग के बीच में खाली जगह था, तो धूप ना लगे या पानी हो तो भीगे नहीं, उसके लिए बजाते तौर पे कॉरिडोर बना हुआ था, तो आज भी है वो। और उसके बाद रोड के दूसरी छोर में जिस तरफ में बैंक है, उधर देखिए छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं, तो वो सब उसके सुरक्षा गार्ड के कमरे हुआ करते थे। और जो सीनेट हॉल है वो बजाते तौर पे उन लोग की मीटिंग का हॉल हुआ करता था, जिसमें व्यापारी लोग जो आते थे उनसे गिव एंड टेक होता था, समझौता होता था, और उसमें जो वहाँ का मेन ऑफिसर्स होता था वो आगे में बैठता था, तो सीनेट हॉल हो गया वो। इसी प्रकार से पटना सिटी में गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस है अभी के समय में। तो कभी पटना सिटी जाइए तो उस गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस को देखिए, वो ईस्ट इंडिया कंपनी का कोठी था। और ये सारे कोठियों में एक चीजें समान थी, कॉमन थी, और वो ये कि सभी गंगा नदी के तट पर थे। यानी जो व्यापार होता था वो सड़क मार्ग से नहीं होता था, वो नदी मार्ग से होता था। इसीलिए जितना भी कोठियां बनाई गई वो सब के सब कहां बनाई गई? तो नदी के किनारे। और ये भी आप जान लीजिए कि ब्रिटिशर्स जब आए तो पटना महेंद्रू तक ही दी एंड हो रहा था। महेंद्रू घाट जो आप देखते हैं वहीं से पटना शुरू होता था, सिटी तक जाता था, और इधर पूरा खाली था, वहां से लॉन तक। तो पहला जो उन लोगों ने अपना, शुरुआत में तो व्यापारिक रूप से आए, तो व्यापारिक कोठिया महेंद्रू से लेकर के आपको गांधी मैदान तक बना लिया। अब जब इंपीरियलिज्म का दौर आया, यानी पॉलिटिकल कॉलोनियलिज्म का दौर आया, यानी राजनीतिक सत्ता उन्होंने मजबूत कर ली अपना, तब क्या किया कि लॉन के बाद का जो बेली रोड तक का एरिया है, तो वहां गवर्नमेंट्स के ऑफिसेज और क्वार्टर बनने शुरू हुए, तो वो पटना का सिविल लाइन का एरिया हो गया। जब रेलवे का विकास हुआ तो पटना का रेलवे स्टेशन बना। वो पटना से बाहरी इलाका था, आज आपको वो सेंटर में लगता है, लेकिन जिस समय अंग्रेजों ने डेवलप किया वो उस समय पटना का आंतरिक इलाका नहीं था, वो बाहर में बनाया गया था, और लोग सिटी से आकर करके वहां ट्रेन पकड़ते थे। और अब स्थिति क्या हो गई कि सिटी ही पटना से बाहर लगने लगा है। तो ये उल्टी बातें हो गई। हम ये बात आपको इसलिए बताएं कि आपकी राजधानी है, तो उस राजधानी के बारे में भी आपको कुछ जानकारी आपको रहनी चाहिए कि कौन चीज़ क्या है। तो इस कंटेक्स्ट में जितनी बातें थी वो मैंने आपको बताई। अब देखिए अगला जो घटना घटता है कि 1658 ईस्वी से लेकर के 1663 ईस्वी तक, इस पीरियड में जो बंगाल का सूबेदार था वो मीर जुमला था, और ये औरंगजेब का सबसे विश्वसनीय व्यक्ति था और सबसे बड़ा मनसबदार था। और औरंगजेब परेशान था इस समय उत्तर पूर्वी क्षेत्रों से, यानी असम, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, ये सब से। तो उन क्षेत्रों को का दमन करने के उद्देश्य से ही मीर जुमला को भेजा था। तो मीर जुमला का इसी दमन में मृत्यु भी हो गई 1663 में।
लेकिन वो जब तक बंगाल का सूबेदार रहा तो अंग्रेजों की सुविधा जो थी, जो कंपनी को सुविधा मिली हुई थी, उसको क्या किया, बंद कर दिया। यानी इस समय तक कंपनी बंगाल में कोई व्यापार नहीं कर रही थी, क्योंकि उसको निःशुल्क व्यापार का जो अधिकार मिला था वो अधिकार मीर जुमला ने उससे छीन लिया। बात समझ में आई? अब उसके बाद 1600, यहां पर थोड़ा सा सुधार करना हम पहले ही से सोच रहे हैं। ये जो नाम है ना शाइस्ता खां, यहां पर कर लीजिए, उसका ये तो मामा हो गया, उसका था अफजल खां। ठीक है, इसके पीरियड में कोठी बनी, ये भी कुछ दिन तक बंगाल का जो है वो सूबेदार रहा। अब मीर जुमला की जब मृत्यु हुई तो औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खां को बंगाल का नवाब बना के भेजा। तो शाइस्ता खां की सूबेदारी में पुनः कंपनी को अधिकार मिल गया। यानी जो वो करमुक्त व्यापार करते थे वो अब पुनः उनका शुरू हो गया, और इस करमुक्ति के कारण उनको आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत लाभ होता है। ऐसी परिस्थिति में उनकी आकांक्षाएं काफी बढ़ जाती हैं पैसा की वजह से। इसी बीच में 1680 ईस्वी की एक घटना है, 1680 को, कि औरंगजेब ने कंपनी पर जजिया लगा दिया। औरंगजेब के द्वारा कंपनी पर क्या किया गया, 2.5% चुंगी और 1.5% जजिया कर लगा दिया गया। इसको कंपनी ने अपना अपमान माना, चूंकि शक्ति उसके पास बहुत आ गई थी, और इसके प्रत्युत्तर में कंपनी ने एक घटना को अंजाम दिया था, और वो घटना घटी थी 1686 ईस्वी में। इसमें क्या किया कि कंपनी ने हुगली को लूट लिया। कंपनी ने क्या किया, हुगली को लूट लिया। हुगली में तो उसका कारखाना खुद था, तो लूटने का मतलब क्या हुआ कि जो वहां की जनता थी या जो मुगल थे उसको अंग्रेजों ने लूट लिया। तो देखिए, मुगलों के लिए जो पूर्वी भारत था वो दिल्ली से काफी दूरस्थ था। कोई अगर घटना घटती थी तो उसको कंट्रोल करने में बहुत समय लगता था, और इसी वजह से मुगलों ने पूर्वी भारत को कंट्रोल करने के लिए एक मिलिट्री छावनी हमेशा मुगल सराय में बना के रखा था। वहां मुगल फौज हमेशा रहती थी, शासक चाहे दिल्ली में रहे, लेकिन मुगलों की सेना जो है मुगल सराय में हमेशा, सराय में ठहरने की जगह, तो चूंकि सेना हमेशा रहती थी इसलिए उस जगह का नाम मुगल सराय पड़ गया, जो बनारस से हट करके हुआ करता था। तो इस तरीके से वहां से सेना भेजी गई, और इस विद्रोह का, यानी ये जो हुगली का ब्रिटिश विद्रोह था, कंपनी का विद्रोह था, इसको विद्रोह ही माना जाएगा। इस विद्रोह को क्या किया गया कि औरंगजेब के द्वारा दमन किया गया, और दमन के पश्चात क्या हुआ कि अंग्रेज एक ज्वरग्रस्त द्वीप में, ज्वरग्रस्त का मतलब क्या होगा, फीवर एफेक्टेड
द्वीप में शरण जाकर के लिया। अंग्रेजों के भारत में आगे बढ़ने का ये एक बहुत बड़ा टेक्निक था कि पहले तो वो लड़ते थे और लड़ने के बाद यदि हार गए तो वो भारत छोड़ करके नहीं भागते थे, बल्कि वो किसी जलीय स्थान पे, चूंकि उनका जो नेवी था वो काफी मजबूत था, बड़े बड़े जहाज लेकर के आते थे, तो अपने जहाज पर बैठ करके समुद्र में दूर चले जाते थे और समुद्री इलाका में बहुत सारा टापू होता था, द्वीप होता था, वहां जाकर के कुछ दिन रहते थे और फिर जब मामला शांत हो जाता था तो समझौता करके फिर भारत में चले आते थे। तो यही काम इस समय 1686 में हुआ कि ये लोग भाग करके एक ऐसे द्वीप में गए जहां मच्छर बहुत था और वहां कोई भी रहता था तो उसको बुखार लग जाता था, इसीलिए उस द्वीप का नाम ही जोरग्रस्त द्वीप पड़ गया, यानी फीवर अफेक्टेड आइलैंड। यहां एक व्यक्ति था इस द्वीप में जिसका हम नाम ले रहे हैं, वो जॉब चारनाक। जॉब चारनाक इसने मध्यस्थता की, औरंगजेब से यानी मिडिल मैन की भूमिका निभाया और औरंगजेब ने पुनः अनुमति दे दी, लेकिन हर्जाना लेने के बाद और 3000 की जो वार्षिक राशि थी उसको देने के बाद औरंगजेब ने कहा ठीक है 1.5 लाख रुपया युद्ध हर्जाना आप लोग दीजिए और हर वर्ष 3000 रुपया देंगे, तब आपको व्यापार करने के लिए बंगाल में अनुमति होगी। इसी समय की एक घटना है कि 1691 ईस्वी में, या डायरेक्ट आप लिखिए 1698 ईस्वी में, अभी जो कलकत्ता शहर है वो उस समय उस तरीके का नहीं था। एक पेंटर है, शायद 6 या 7 के बुक में वो पिक्चर्स, उस समय तो फोटो खींचने वाली बात नहीं थी, तो चित्रकार होते थे, वो उस समय का कलकत्ता का चित्र को अपने चित्र में उकेरा है। वो चित्र अगर आप कलकत्ता म्यूजियम में जाइएगा तो अभी भी सुरक्षित है, उसको देख सकते हैं, और आपके 6 या 7 के बुक में भी एनसीईआरटी में वो फोटो जो है आप अपने किताब में भी देख सकते हैं। तो बिल्कुल एक चटियल मैदान की तरह दिखाई पड़ता है और छोटे छोटे झोपड़ियां जैसे होती है ना, ट्राइब्स लोग जिसमें रहते हैं, उस तरह का ये इलाका था और ये एक तरीके से अनफर्टाइल लैंड था। हालांकि खेती हो सकती थी, उपजाऊ भूमि थी, लेकिन अबेंडन्ड एरिया था, एक छूटा हुआ क्षेत्र था, कोई लोगों को आवश्यकता नहीं थी। इसीलिए उस समय 1698 ईस्वी में जो मुगल सूबेदार था उसका नाम था अजीमुश शान। यह अजीमुश शान किसका बेटा हो गया? बोलिए। ये पोता हो गया औरंगजेब का, अब बेटा किसका हो गया? अरे बोलिए ना, बहादुर शाह प्रथम का, जहांदार शाह का भाई हुआ। अभी कुछ दिन तो हुआ, आप लोग पढ़े हैं। तो अजीमुश जॉब चारनाक एक अंग्रेज था, कूटनीतिक था, डिप्लोमेट था, तो वो भी जोरग्रस्त द्वीप में चला गया था। तो उसने औरंगजेब से मध्यस्थता किया, अकेले आकर के मिला कि हुजूर माफ कर दीजिए, जो बोलिए करेंगे। तो उसको बोला गया ठीक है 1.5 लाख रुपया जमा करो राजकोष में और हर साल 3000 रुपया देने पड़ेंगे, तब तुम उस क्षेत्र में व्यापार कर सकते हो। तो इस ढंग से पुनः जो है वो बंगाल में प्रवेश करने में जॉब चारनाक ने सफलता प्राप्त की। तो अजीमुश शान के द्वारा 3 गांव की जमींदारी जॉब चारनाक के प्रयास से ईस्ट इंडिया कंपनी को मिली, और वो जो गांव था कालीकता, गोविंदपुर
भवानीपुर शायद है, कालीकता, गोविंदपुर और भवानीपुर, ठीक है। ये 3 गांव थे और तीनों अलग अलग थे, एक जगह पर नहीं थे। तो इन तीनों गांव का उस समय जो वहां का जमींदार था उसका नाम था इब्राहिम खान। उस जमींदार से 1200 रुपया में, कितना, 1200 रुपया में खरीद लिया। ये ईस्ट इंडिया कंपनी का ये इलाका परचेज किया हुआ था, ये बात ख्याल रहे आपको। और ये भारत का प्रथम नगर था जिसको अंग्रेजों ने प्लानिंग के तहत बसाया था। आपको देखना होगा कि आज भी आप कलकत्ता में जाइएगा तो रोड के किनारे चौड़ा चौड़ा जो है वो शॉकपिट टाइप का बना हुआ मिलेगा आपको, हॉल टाइप का। तो वो हॉल जानते हैं क्या, सब पाइप से जुड़ा हुआ है, अंडरग्राउंड पाइप से। और सुबह सुबह जो है हुगली में जो पानी था उसको मोटर के जरिए पाइप से भेजा जाता था और वो उस हाउस पाइप में आकर के ऊपर ऊपर गिरता था। तो जानते हैं किस लिए वो था? अंग्रेज लोग प्रतिदिन कलकत्ता के पूरे सड़कों को धुलवाते थे, वाश करवाते थे। इसी के लिए बना हुआ है और इतना मजबूत व्यवस्था थी कि आज भी उसमें पानी सप्लाई हो रहा है। तो लाल लाल पानी आपको उसमें दिखाई पड़ेगा। तो अब तो उससे रोड नहीं धोया जाता है, अब लोग उसको अपने नहाने में इस्तेमाल करते हैं। तो ये वहाँ के माने जीवन का एक अभिन्न अंग बना हुआ है। इसी प्रकार से वहाँ पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं वैसा रिक्शा चलता है जैसे कलकत्ता में चलता है, कि वहाँ आदमी जो है ना वो खींचता है उसको। और अंग्रेजों का ये इसमें फिलॉसफी था, दर्शन था कि हम भारतीयों के ऊपर चढ़ेंगे, उनको अपने से नीचे रखेंगे ताकि वो हमसे हीनतर समझें और मानसिक रूप से हमारे गुलाम हो जाए। तो इसीलिए उस ठेला गाड़ी को या रिक्शा गाड़ी को जो है का प्रचलन उसमें करवाया गया। और आप देखते होंगे कि गया में तो खत्म हो गया, पहले टिकाई रोड में वो ईंटें थी, वो पत्थर की ईंटें। तो पत्थर जो था वो कहाँ से लाया जाता था? तो जो जेल होता था वहाँ भारतीय जो रहते थे तो उनसे काम लिया जाता था। तो काम क्या था? तो पहाड़ पर भेज करके पत्थर की ईंटें उनसे बनवाई जाती थी। और अभी भी बड़ा बाजार जो कलकत्ते का है उसमें आप देखिएगा कि वही पत्थर की ईंटें से रोड बना हुआ है। और उस पर जो ठेला गाड़ी चलता था उसमें बहुत परिश्रम करना पड़ता था, इसलिए कि हर ईंट पर चढ़ने के बाद उसको एक अवरोध का, एक हर्डल का सामना करना पड़ता था और वो उसको खींचता था। तो ये सारी बातें जो हम आपको बता रहे हैं ये सब के सब एनसीईआरटी के बुक में कलकत्ता नगर के निर्माण के कॉन्टेक्स्ट में जो बातें लिखी हुई हैं वो उसमें आपको मिलेंगी। तो इसको जो खरीदा 3 गांवों को, तो इसी 3 गांवों को सम्मिलित रूप से जो 3 गांव देख रहे हैं इसी पर जॉब चारनाक के द्वारा, जॉब चारनाक के द्वारा कलकत्ता शहर की नींव डाली गई और उसकी जितने जितने बिल्डिंगें हैं वो सब उसी के द्वारा बनाया गया था, जॉब चारनाक के द्वारा। धर्मतल्ला का जो स्ट्रक्चर्स देखते हैं, और उस समय विलियम वहां के राजा थे। कहां के? ब्रिटेन के। तो उन्हीं के नाम पर कलकत्ते शहर में एक दुर्ग बनाया गया। दुर्ग का मतलब फोर्ट, ठीक है ना, किला। उर्दू में इसको क्या बोलेंगे? किला। तो उनके सम्मान में उस किले का नाम, उस फोर्ट का नाम, उस दुर्ग का नाम क्या रखा गया? फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम। और ये ऐसा किला था कि ऊपर से दिखाई नहीं पड़ता था, ये पूरा का पूरा भूमिगत था, यानी जमीन के अंदर था। इस किले के आधार पर अंग्रेजों का
ये पहला प्रेसिडेंसी शहर था। ये किले के आधार पर इसको क्या पहला प्रेसिडेंसी शहर, प्रेसिडेंसी शहर क्यों बोलते थे इसको? इसलिए कि शहर की सारी व्यवस्था करने के लिए जो सबसे सर्वोच्च, जो सबसे टॉप ऑफिसर्स था, उस ऑफिसर्स के पोस्ट का नाम प्रेसिडेंट था। यानी कलकत्ता एक प्रेसिडेंट के अधीन था। प्रेसिडेंट माने आज का राष्ट्रपति आप मत समझिए। तो चूंकि कलकत्ता एक प्रेसिडेंट के अधीन था, इसी कारण से इसको प्रेसिडेंसी नगर कहते हैं। और फिर बंबई और मद्रास भी प्रेसिडेंट के अंदर कर दिया गया, तो वो दूसरे प्रेसिडेंसी और तीसरे प्रेसिडेंसी नगर बने। अंग्रेजों के द्वारा जो पहला प्रेसिडेंसी नगर बनाया गया वो फोर्ट विलियम ही था। अगर डेट के खातिर आप कीजिए तो इसकी स्थापना 1700 ईस्वी में हुई थी। ये फर्स्ट प्रेसिडेंसी टाउन था ईस्ट इंडिया कंपनी का, और इसका पहला जो प्रेसिडेंट था सर चार्ल्स आयर था। क्या था? सर चार्ल्स आयर। तो इस तरीके से बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेजों का आगमन होता है। जो एंग्लो बंगाल रिलेशंस का तीसरा खंड आपको हम पढ़ा रहे हैं, यह खत्म किया। जल्दी लिखिए ताकि आगे बात और बढ़ाएं। अच्छा, हम मिस कर रहे थे। कालीकता, गोविंदपुर और सूता नदी लिखने के समय जो है ना, हमको दिमाग में आया था कि हम गलत लिख रहे हैं। सूता नदी, भवानीपुर भी अभी वहाँ जगह है, और भवानीपुर यूनिवर्सिटी भी है। तो इतने सारे जगह होते हैं, दिमाग मिस कर जाता है। तो यही 3 गांव थे, कालीकता, गोविंदपुर और सूता नदी। ये आज भी मोहल्ले हैं वहाँ के। हो गया? लिख लिए आप? आपका हो गया? लिख ली? नहीं? आपका बगल में तुम्हारे ही उस दिन तबीयत खराब हो गया था? नहीं? बहुत लंबा टॉपिक है, आज इसको खत्म कर देंगे, चाहे आपका इकोनॉमिक्स का क्लास हो या ना हो। यही बात रही है? क्या सर, आपका क्या विचार है? आज खत्म कर दें, चाहे इकोनॉमिक्स का क्लास हो या नहीं हो? आप ही से पूछ रहे हैं, है ना? मैडम को बोल देंगे चले जाइए, इसको खत्म करना है। तुम कहाँ चले गए थे जी? वो बहुत दिन से देख नहीं रहे थे, एग्जाम वगैरह था? हो गया भाई? झूठ बोला है इसीलिए हंस रहा है ना? करे आप लोग दोनों आगे बैठा कीजिए, पीछे क्यों बैठते हैं? ज्यादा बात समझ में आएगी। मिटाऊं? तो अब देखिए अगला टॉपिक जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कि एक्चुअली में हम लोग पढ़े क्या। तो पहला पढ़े कि बंगाल में नवाबी काल कैसे आया, और दूसरा पढ़े कि सिराजुद्दौला कैसे गद्दी पर बैठा, और तीसरा टॉपिक हम लोग खत्म किए अभी कि अंग्रेज कैसे आए। अब सिराजुद्दौला भी आ चुका है
और अंग्रेज भी आ चुके हैं। तो अब हम लोग आगे जो बात पढ़ेंगे कि सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य संघर्ष, यानी क्यों दोनों के बीच संघर्ष हुआ, यही टॉपिक बनेगा। तो एक हेडिंग बना लेते हैं कि सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य संघर्ष। Cause of conflict between सिराजुद्दौला and ब्रिटिशर्स, यानी अंग्रेज और सिराज के बीच में संघर्ष के क्या कारण थे। तो सबसे पहला जो कॉज था वो था एम्बिशन, यानी महत्वाकांक्षा। क्या एम्बिशन था, क्या महत्वाकांक्षा थी? तो सिराजुद्दौला की महत्वाकांक्षा ये थी कि हम यहाँ के नवाब हैं। नवाब का अर्थ शासक है, और कंपनी एक विदेशी कंपनी है जो व्यापारिक है, उसका काम सिर्फ व्यापार करना है, और ऐसी परिस्थिति में वो हमारे अधीन है। ये एम्बिशन था, यह विचार था कंपनी के बारे में उस समय के नवाब सिराजुद्दौला का। जबकि कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की अलग महत्वाकांक्षा थी, उसका अलग एम्बिशन था। और उसका एम्बिशन क्या था? तो ये जो शासन है नवाब का, ये वास्तव में वैधानिक शासन नहीं है, क्योंकि शासक तो जो था वो मुगल थे, और मुगल अभी भी जीवित है, और ये मुगलों के अधीन नहीं है। इसीलिए इसको हम वैध नहीं मानेंगे, और हमें पूरा अधिकार है कि हम ऐसे शासन में अपनी सत्ता को स्थापित करें। यानी ये शासक रहे लेकिन हमारे अधीन रहे, और नहीं तो इस सत्ता को खत्म करके हम अपनी सत्ता स्थापित करें। यह एम्बिशन जो अंग्रेजों को आया यूं ही नहीं आ गया, बल्कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो मुगल के दरबार में षड्यंत्र चले और विभिन्न क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ, और ये क्षेत्रीय राज्य आपस में लड़ने लगे, तो इससे भारत की जो राजनीतिक स्थिति कमजोर हुई। उस कमजोरी का परिणाम ये था कि अंग्रेजों की या कंपनी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा, पॉलिटिकल एम्बिशन जाग उठा कि क्यों ना हम ही यहाँ के पॉलिटिकल अथॉरिटी बन जाए, राजनीतिक सत्ता बन जाए। तो अंग्रेज ये सोच रहे थे, जबकि नवाब की विचारधारा इससे हट के थी कि ये सिर्फ व्यापारी और हमारे अधीन है। तो अगर एम्बिशन एक होता है तब शांति बनी रहती है, तब रिलेशन एक होता है। लेकिन एम्बिशन अगर अलग अलग हो तो फिर टकराव या संघर्ष होना स्वाभाविक है। तो सिराज और कंपनी के बीच जो संघर्ष की शुरुआत हुई, वो शुरुआत पहले एक सोच से हुई, और वो सोच क्या थी कि दोनों अपने जगह पर महत्वाकांक्षी हो गए थे। दोनों एक दूसरे के अधीन नहीं रहना चाहते थे, बल्कि दोनों एक दूसरे को अपने अधीन रख करना चाहते थे। तो यही महत्वाकांक्षा दोनों के बीच संघर्ष का वैचारिक आयाम यानी मेंटल बेस तैयार किया। अब बात समझ में आई? और जब ये बन गया तो अंग्रेजों ने हमेशा जो काम करना शुरू किया वो ये
कि हर वो काम को करने लगे जिससे नवाब को नुकसान हो या नवाब की सत्ता कमजोर हो। तो कोई व्यक्ति अगर आपके खिलाफ काम करने लगेगा तो आपसे एक न एक दिन उससे संघर्ष होना है। तो यही परिस्थिति इस एम्बिशन के कारण, इस महत्वाकांक्षा के कारण बंगाल में राजनीतिक संघर्ष की, पॉलिटिकल स्ट्रगल की बनी, जिसकी परिणति आगे चल के हम लोग देखेंगे प्लासी के युद्ध में हुआ। अब दूसरा काउज अगर देखा जाए तो दरबारी षड्यंत्र, यानी कोर्ट कॉन्स्पिरेसी, ये दरबारी षड्यंत्र क्या था साहब? तो दरबार में जो नवाब सिराजुद्दौला के लोग थे वही खिलाफ हो गए थे सिराजुद्दौला के। क्यों खिलाफ हो गए थे वो थोड़ा सा डिटेल्स में सुन लीजिए। हाँ, वालेकुम सलाम। अच्छा ठीक है, रहिए लाइनी पर। टू 2715 ठीक। तो दरबारी षड्यंत्र, कोर्ट कॉन्स्पिरेसी क्या थी उसको समझिए आप, कि उसके कोर्ट में उसके अपने संबंधी भी रह रहे थे। संबंधी का अर्थ क्या आप समझ रहे हैं? रिलेटिव। तो उसमें सबसे बड़ा जो संबंधी थी उसकी मौसी थी। उसकी मौसी का क्या नाम था? घसीटी बेगम। वो निसंतान थी, यानी इशूलेस थी, लेकिन वो अपने बाद वाली बहन का जो बेटा था शौकत जंग, जो पूर्णिया का नवाब था इस समय, उसको वो नवाब बनाना चाहती थी। कौन? घसीटी बेगम। तो इस तरीके से दो लोग मिल गए, घसीटी बेगम और उसका जो माने क्या बोलेंगे, उसकी बहन का बेटा शौकत जंग। उसके बाद दूसरा किरदार जो उभर करके आता है वो मीर जाफर का। मीर जाफर अलीवर्दी खां का बहनोई था और कोढ़ रोग से ग्रसित था। ऐसा कोढ़ था कि कोई उसके पास जाता नहीं था, लेकिन वो सिराजुद्दौला का सेनापति था। सेनापति इसलिए बना क्योंकि अलीवर्दी खां के समय से सेनापति था, और इसको ये था नहीं कि हम अपने मामा को हटा दें। उसकी महत्वाकांक्षा ये थी कि अलीवर्दी खां के बाद हमें नवाब बनना चाहिए था। तो एक दूसरा दावेदार खड़ा हो गया नवाबी का, यानी दरबार में ही दो दावेदार हो गए। अब आइए, दरबार से जुड़े हुए बाहर के लोग, ऐसे लोग जो दरबार से जुड़े हुए थे लेकिन अलीवर्दी खां के रिलेटिव नहीं थे, उनकी भी महत्वाकांक्षा थी, उनका भी एम्बिशंस था। और उनकी महत्वाकांक्षा क्या थी कि एक बंगाल में था जगत सेठ। जगत सेठ दो भाई थे, जगत बंधु उनको बोला जाता था। एक का नाम था महताब चंद्र राय और दूसरे भाई का नाम था, देखिए लिखना तो लिख लीजिए, ये सब बोर्ड पर नहीं लिख रहे हैं, ये सब नाम आपको कहीं किताब में नहीं मिलेगा, किसी गाइड में नहीं मिलेगा। और दूसरे भाई का नाम था स्वरूप चंद्र राय। तो महताब चंद्र राय और स्वरूप चंद्र राय को जगत बंधु जो है कह करके पुकारा जाता था, या जगत सेठ कह करके पुकारा जाता था। ये इतने बड़े बैंकर थे कि पूरे बंगाल की अर्थव्यवस्था इनके कंट्रोल में थी। और एक सिख था जिसका नाम था अमीचंद, AMICHAND चंद। ये भी एक व्यापारी था। तो इन लोगों का
हित ये था, कर्नल बेली एक हिस्टोरियन है, उन्होंने नया रिसर्च किया है और इस बात का पता किया है कि एक्चुअली में सिराजुद्दौला की जो हार हुई वो उस समय अर्थव्यवस्था में हो रहे परिवर्तन का परिणाम था। ये राजनीतिक घटना थी ही नहीं, बल्कि उस समय बंगाल में जो व्यापार के क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा था उसमें व्यापारियों को अंग्रेजों से ज्यादा लाभ था और स्थापित सत्ता से नुकसान था उन्हें। जो बंगाल के व्यापारी थे वो अपने व्यापार का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना चाहते थे, इंटरनेशनलाइजेशन करना चाहते थे, अर्थात वो अपना व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाना चाहते थे। और इस वजह से उनके लिए सबसे उपयुक्त कोई था तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, क्योंकि ये ज्वाइंट स्टॉक कंपनी थी। इसका व्यापार सिर्फ भारत से नहीं दूसरे देशों से भी हो रहा था। तो अंग्रेज स्थापित हो जाए बंगाल में, ये इन व्यापारियों के लिए यानी जगत सेठ, अमीचंद, मानिक चंद, ये सब के लिए काफी उपयुक्त था। इसीलिए इन लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को आर्थिक रूप से मदद दी। बात समझ में आ रही है? और साथ ही साथ दरबार से जुड़े रहे ये लोग कि दरबार की क्या घटना चल रही है। तो एक तरफ अकेला सिराजुद्दौला और दूसरी तरफ उसके दरबार या आर्थिक रूप से संपन्न व्यापारियों का वर्ग आपस में मिल गया और सब के सब किसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करने लगा? सिराजुद्दौला के खिलाफ। तो ऐसे में सिराजुद्दौला का पतन होना स्वाभाविक सी बात है और युद्ध होना भी स्वाभाविक सी बात है। तो ये दूसरा काउस था, दरबारी षड्यंत्र यानी कोर्ट कॉन्स्पिरेसी। ये जितने नाम थे लिख दें, ये आप लोग लिख लिए, जल्दी बोलिए, बात मत बोलिएगा। है तो बोला ना चाहिए था उस वक्त। तो नाम में पहला है घसीटी बेगम, ठीक है। दूसरा नाम है शौकत जंग, तीसरा नाम है मीर जाफर, चौथा नाम है अमीचंद, पांचवा नाम है जगत सेठ। ये दो भाई थे, एक भाई का नाम था महताब चंद राय, महताब चंद राय, और दूसरा का नाम था स्वरूप चंद राय, स्वरूप चंद राय, ठीक है। अमीचंद, जगत सेठ और क्या था, और भी लोग थे लेकिन यही सब मुख्य थे, ठीक है। तो ये दूसरा काउस था किस बात का? सिराजुद्दौला और ब्रिटिशर्स या कंपनी के मध्य संघर्ष का। इसी ढंग से आप पॉइंट वाइज लिखते चलेंगे अपने कॉपी में, जितनी बातें बोल रहे हैं सब अपना नोट्स बनाते चलिए। इस ढंग से बनाइएगा तो आपको ज्यादा फायदा होगा, दूसरे के नोट्स पे डिपेंड मत रहिए। अब उसके बाद अगला जो काउस अकाउंटेबल है, जवाबदेह है, उसको आप कह सकते हैं अंग्रेजों द्वारा नवाब का अपमान। नवाब का अपमान, इंसल्ट ऑफ नवाब बाय ब्रिटिशर्स। देखिए, एक शासक के लिए अपमान की बात क्या होती है?
आप बताइए तो, एक शासक के लिए, ये एक ऑथोरिटी के लिए, एक सत्ता के लिए सबसे बड़ी बेइज्जती क्या होती है कि जब उसका राज्याभिषेक हो, जब वो गद्दी पर बैठे तो कोई ना जाए उसके पास। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो नहीं गया वो उससे खुश नहीं है और वो उसके इस सेरेमनी का बहिष्कार करता है और उसे शासक नहीं मानता है। तो प्रचलित जो ट्रेडिशंस था, परंपरा थी ग्लोबल लेवल पे, कि कोई राजा अगर गद्दी पर बैठता था तो उसके राज्य में जो भी बड़े बड़े लोग हों वो उसके राज्याभिषेक समारोह में शामिल होते थे। तो ये बंगाल का नवाब बन रहा था, तो बंगाल के जो भी बड़े लोगों में कंपनियां भी शामिल थी। तो उस समय 3 कंपनियां थीं बंगाल में, एक ब्रिटिश कंपनी, एक डच कंपनी और एक फ्रेंच कंपनी। तो फ्रेंच कंपनी और डच कंपनी के जो गवर्नर थे वो उस सेरेमनी में आए हुए थे। इसके अलावा जो व्यापारी थे वो भी आए हुए थे, हालांकि वो विरोधी थे। साथ ही साथ दरबार के जितने विरोधी थे सबके सब शामिल थे। सिर्फ नहीं शामिल था तो ब्रिटिश कंपनी का गवर्नर। तो उस समय जो ब्रिटिश कंपनी का गवर्नर था उसका नाम ड्रैक था। क्या था? ड्रैक। ये बंगाल का प्रथम गवर्नर माना जाता है। ठीक है, क्लायू को बंगाल का प्रथम गवर्नर मत मानिएगा, बल्कि ड्रैक बंगाल का प्रथम गवर्नर है। अगर आप गवर्नर का पूरा चाहते हैं कि मेरे पास हो, तो मेरे पास एक मटेरियल्स है, उसमें पूरा डेटा है शुरू से लेकर के 1947 तक। तो बोलिएगा आपको ला के दे देंगे, आप फोटो खींच लीजिएगा या फोटो स्टेट करा लीजिएगा। तो उसमें सारे का टाइमिंग है, सारे का वर्क है और सीक्वेंस में, यहाँ तक कि बहुत सारा ऐसा गवर्नर जनरल है जो अस्थानापन्न है, यानी कार्यकारी है, परमानेंट नहीं है। तो उसका भी नाम उसमें आपको मिलेगा और उसने भी बहुत सारे काम किए हैं तो उसका काम भी मिलेगा। तो ऑब्जेक्टिवली काफी महत्वपूर्ण है वो, तो कल ही ला करके आपको हम दे देंगे। तो ये बंगाल का प्रथम गवर्नर था ड्रैक। तो ना ही उसके सेरेमनी में, ओथ सेरेमनी में, ना ही वो खुद गया। कभी कभी ऐसा होता है कि बीमार हैं या कर्टसी के लिए अपने प्रतिनिधि को भेज देता है आदमी, तो प्रतिनिधि को भी नहीं भेजा। तो इस प्रकार से सेरेमनी की उपेक्षा करना ये सीधा सीधी स्थापित सत्ता के प्रति एक विरोध था, एक दुश्मनी थी। फिर दूसरा काम क्या हुआ कि नवाब ने कलकत्ते के किलेबंदी को देखने की ख्वाहिश जाहिर की, सिराजुद्दौला ने, कि तुम जो फोर्ट विलियम बनाए हो तो सुना है बहुत नाम उसका, तो हम तुम्हारे किले को, फोर्ट विलियम को देखना चाहते हैं। अंग्रेजों ने अपने किले को दिखाने से इनकार कर दिया। तो ये क्या बात थी? आप हमारे सीमा में रह रहे हैं, हमारे राज्य में रह रहे हैं, हम वहां के शासक हैं, तो एक वैधानिक अधिकार बन जाता है आपकी चीजों को देखने का। जैसे गया की पुलिस है, गया का डीएम है और वो परवाना लेकर के चला है आपके पास कोई कागज कि हम सर्च करना चाहते हैं, तो आप रोक लीजिएगा उसको वैधानिक अधिकार है कि आपके घर को सर्च करें, पुलिस को। तो ये तो शासक ही था, नवाबी था, कहाँ का? बंगाल का। तो इसने तो दोस्ती के आधार पर कहा कि भाई अपना घर दिखा दो, सुना है कि बहुत अच्छा महल बनाया। तो अंग्रेजों ने उस नवाब को दिखाने से मना कर दिया। तो ये दो स्थानों पर, ये दो तरीके से नवाब सिराजुद्दौला की उपेक्षा। पंखा बंद कर दीजिए, नहीं तो फिर ये बंद हो जाएगा, जल्दी कीजिए, सब फैन बंद कीजिए,
तो आप ही को दिक्कत होगा। ये भी बंद, खाली लाइट रहने दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से दो तरीके से, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिए, कोई बात नहीं है। तो इस तरीके से दो तरीके से उपेक्षा जो है वो नवाब की, किसको, अंग्रेजों के द्वारा किया गया, ठीक है। अब देखिए एक मामला और बनता है, दस्तक का दुरुपयोग। दस्तक का दुरुपयोग, मिसयूज ऑफ राइट ऑफ दस्तक। ठीक है। तो यहां पर फिर बात आ गई जो हमने शुरू किया था 1651 में, वहां पर समझाए थे आपको कि वो राइट अंतर्देशीय था, यानी इनलैंड था, एक देश के अंदर। ये जो दस्तक है ये इंटरनेशनल राइट है उसका, यानी कोई कंपनी को अगर दस्तक मिल गया, इसका अर्थ ये हुआ कि वो भारत से माल ले जाए या भारत में माल लाए, सीमा शुल्क उसको नहीं लगेगी, कस्टम ड्यूटी उसको नहीं लगेगी, चुंगी से वो भी मुक्त नहीं था। अंदर में आने के बाद देश के अंदर जहां जहां चुंगी घर थे सब जगह उसको देना था। तो वास्तविक में फर्रुखसियर ने इस तरीके का अधिकार दिया था, लेकिन अंग्रेज इसका दुरुपयोग कैसे कर रहे थे कि इस दस्तक का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के में तो करते ही थे, साथ ही साथ अंतर्देशीय व्यापार में भी करने लगे, यानी इनलैंड ट्रेड में भी करने लगे। इंटरनेशनल ट्रेड का राइट था, इसका अधिकार था। ये परमिटेबल किसके लिए था? इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, एक्जिम के लिए, लेकिन इनलैंड ट्रेड के लिए वैलिड नहीं था। लेकिन दस्तक का इस्तेमाल इनलैंड ट्रेड में भी अंग्रेज लोग करने लगे। चलिए वो भी मान लेते हैं। उसके आगे दो कदम और बढ़ करके जुल्म ये किया गया अंग्रेजों के द्वारा कि ये कंपनी को अधिकार था, अंग्रेज निजी व्यापारियों के द्वारा ये इस्तेमाल करने की चीज नहीं थी। लेकिन बहुत सारा अंग्रेज अनऑथराइज्ड तरीके से ट्रेड कर रहे थे, जिसको इंटरलोपर की संज्ञा दी गई कंपनी के द्वारा खुद। तो वो इंटरलोपर, अवैध व्यापारी भी दस्तक का इस्तेमाल कर रहे थे। हद तो ये है कि भारतीय व्यापारियों को अपना माल बता करके दस्तक का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि ट्रेड से अब न ही कोई देसी रियासत को और न ही मुगलों को एक पैसा मिल रहा था, सिर्फ इस दस्तक की वजह से। तो सिराज इस पर रोक लगाना चाहता था कि दस्तक का मिसयूज नहीं हो। तो जब उसने रोक लगाने का प्रयास किया तो अंग्रेजों ने इसका तीव्र विरोध किया, जो संघर्ष का कारण बना। और अंतिम जो कॉज है वो है 7 Years War, यानी सप्तवर्षीय युद्ध। क्या? सप्तवर्षीय युद्ध, 7 Years War। इसके बारे में आपने सुना है, ये 1740 से लेकर के 47 तक ये युद्ध यूरोप में लड़ा गया, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। और कारण क्या था कि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच उनके किसी आपसी या प्राइवेट चीज के लिए लड़ाई नहीं हो रही थी, बल्कि यूरोप का एक देश था ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट है, एक महादेश है, और ऑस्ट्रिया एक देश है जो यूरोप महादेश का है। इसकी राजधानी वियना है। तो ऑस्ट्रिया में उस समय उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। तो उत्तराधिकार का युद्ध जब होगा तो दो पक्ष वहां हो जाएंगे। तो एक पक्ष का समर्थन कर दिया अंग्रेजों ने और एक पक्ष का समर्थन कर दिया फ्रांसीसियों ने। तो वहां यूरोप में इन दोनों के मध्य
ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध को लेकर के संघर्ष हो रहा था। तो यहां डर था भारत में, क्योंकि बंगाल में फ्रेंच भी थे और ब्रिटिश भी, तो इनको था, दोनों की कोठियां थी, तो दोनों ने एक दूसरे के आक्रमण से बचने के लिए, नवाब के आक्रमण से बचने के लिए नहीं, बल्कि फ्रांसीसियों ने सोचा कि अंग्रेज हम पर आक्रमण कर देंगे और अंग्रेजों ने सोचा कि फ्रांसीसी हम पर आक्रमण कर देंगे। इसीलिए उन्होंने अपने कोठी का फोर्टिफिकेशन, दुर्गीकरण करवाना शुरू कर दिया। तो पहले जो दुर्ग फोर्टिफाई किया जाता था, उसमें एक तरीका यह था कि उस कोठी के चारों ओर खंदक, खंदक माने खाई, खाई का मतलब डिच, खोद दिया जाता था और उसमें पानी भर दिया जाता था और उसमें घड़ियाल छोड़ दिया जाता था कि कोई व्यक्ति या कोई सेना कोठी के अंदर, यानी महल के अंदर नहीं घुस पाया। बस जैसे आपको इसको देखना है तो टेकारी में तो लोग कब्जा कर लिए सब, वरना यहाँ के महाराजा ने भी जो अपना किला बनाया था तो उसमें खाइयाँ थी, हम अपने जीवन में देख चुके हैं। अभी भी कुछ अवशेष बचा होगा तो हम नहीं कह सकते, बहुत दिन से नहीं गए। लेकिन हमारे समय में जब हम आप लोग की उम्र में रहे थे तो बड़े घुमक्कड़ थे, घूमते थे खूब, तो घूमने गए तो पूरा खाई बचा हुआ था, बल्कि जगह जगह पानी भी था। लेकिन इधर गए देखे कि तो पूरा तस्वीर ही बदल गया है, पूरा कॉलोनी बस गया है। वो किला का ना बहुत लेश मात्र खाली जो दरवाजा है जिससे रोड गई है वही खाली बचा हुआ है। तो चलिए कुछ किले बचे हुए हैं जो अगर आप देखना चाहिए तो देख सकते हैं। एक किला है लाल किला दिल्ली का, तो वहां जाइएगा तो वहां अभी भी आपको वो डिच, वो खाई दिखाई पड़ेगी जो बहुत गहरी होती थी और उसमें पानी भरा होता था और उसमें घड़ियाल को छोड़ दिया जाता था। तो कोई भी आदमी संभव नहीं है कि तैर के भी पार कर करके किले के अंदर चल जाए। तो इसी तरीके की खाई फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों अपने किले के चारों ओर खुदवाने लगे। तो सिराजुद्दौला ने ऑर्डर पास किया कि तुम लोग व्यापारी हो और तुम लोग हमारे अधीन हो, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ना अंग्रेज फ्रांसीसी पर आक्रमण कर सकते हैं और ना फ्रांसीसी अंग्रेज पे आक्रमण कर सकते हैं। तुम दोनों को सुरक्षा दी जाएगी, इसलिए खाइयां भर दो जो खोदे हो। तो फ्रांसीसियों ने नवाब की आज्ञा को मान लिया और उन लोगों ने अपनी खाइयां भर दी। लेकिन अंग्रेजों ने क्या उत्तर दिया पता है? कि खाइयां भर दी जाएंगी लेकिन मुसलमानों के सर से। अब ये जैसे ही मुर्शिदाबाद ये खबर पहुंचा तो वहां से सिराजुद्दौला के पास अभी भी जो है सैनिक रूप से काफी सक्षम था। मुर्शिद कुली खान ने बंगाल को जो शक्ति दी थी वो शक्ति कम नहीं हुआ था इतने षड्यंत्रों के बावजूद भी। तो इन सभी घटनाओं के बाद ये जितना आप घटना देख रहे हैं, इसके बाद क्या होता है कि 4 जून मुर्शिदाबाद से चलता है सिराजुद्दौला सेना लेकर के। 4 जून 1756 ईस्वी को वो कासिम बाजार पहुंच जाता है। आपको पहले से पता है कि कासिम बाजार क्या था? कोठी था अंग्रेजों का, उस पर नवाब कब्जा कर लेता है। ठीक है। उसके बाद 16 जून को यानी 11 दिन, और डिस्टेंस कितना है तो 160 किलोमीटर। कोई दुरंतो ट्रेन नहीं चल रही है इस पीरियड में, बल्कि खच्चर और घोड़े से सेना को ले जाना है। तो वैसे में 160 किलोमीटर दूरी होती है। इस 160 किलोमीटर की दूरी को यानी हुगली जो जगह है उसके
बीच कितना 160 किलोमीटर का डिफरेंस है कासिम बाजार से, और दिन कितना आप देख रहे हैं, तो मात्र 11 दिन। 11 दिन में हुगली पहुंच जाता है, और हुगली को भी क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है। ये दो ही ना दुर्ग थे उसके, अंग्रेजों के, अभी पढ़ा है आपको। उसके बाद तीसरा कौन था, तो कलकत्ता था। तो उसके बाद 20 जून को 1756 को कलकत्ता नगर पर कब्जा हो जाता है। ठीक है, पर कब्जा हो जाता है। अब कलकत्ता नगर पर जब कब्जा होता है तो इसके साथ एक घटना जुड़ी हुई है जिसको बोलते हैं काल कोठरी दुर्घटना। क्या बोलते हैं, काल कोठरी दुर्घटना, ब्लैक होल ट्रेजेडी। हिंदी में भी ब्लैक होल ट्रेजेडी लिखते हैं हम लोग, ब्लैक होल ट्रेजेडी। ये क्या है, तो इस घटना का जो जन्मदाता है, जिसके वजह से ये घटना जन्म लिया, उस व्यक्ति का नाम था हॉलवेल। इस घटना का जो जन्मदाता था वो कौन था, हॉलवेल। यहां पर एक नाम जो कलकत्ते पर कब्जा किया नवाब ने, तो उसके बाद गवर्नर यहीं रहा करता था। तो ड्रैक और जो कंपनी का सेनापति था उसका नाम था मिनी चीन। तो ड्रैक और मिनी चीन दोनों फुल्टा नामक टापू पे भाग गया। फुल्टा अभी आप जाइएगा, फाल्टा फाल्टा बोला जाता है, कलकत्ता के निकट में ही है। बहुत खुशबू मिलेगी आपको, इसलिए कि हिंदुस्तान का नहीं विश्व का सबसे अच्छा बासमती चावल कहीं पैदा होता है तो फाल्टा में पैदा होता है। हम कहेंगे कि कहीं भी कलकत्ता जाइए अपने जीवन में तो कुछ नहीं कीजिएगा, तो अपने गाड़ी से जाइएगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन गाड़ी अगर नहीं होगी तो चलिए बस ही से चले जाइए। ठीक है, नहीं बाई रोड जाना पड़ेगा आपको। गंगा सागर स्नान सुने हैं, गंगा सागर, उसी एरिया की मैं बात बोल रहा हूं। हाँ, तो ऐसे भी आप गंगा सागर स्नान करने जाइएगा कभी न कभी लाइफ में, तो आप जाइएगा तो मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा कि आप गुजरिएगा तो आपको खुशबू मिलेगा, ऐसा कि आप एकदम मदमस्त हो जाइएगा। और वो चावल का एक छटाक भी इंडिया में नहीं रहता है, वो सब के सब अमेरिका एक्सपोर्ट हो जाता है। ठीक है, वहां के लोकल लोग भी जो इतना कॉस्टली बिकता ही है ना, अब वो हमको रेट पता नहीं, तो उसके ट्रेडर्स हैं नहीं भाई नहीं खाए हैं, अपने नाम के लिए कहला बोल दे कि खाए हैं, बल्कि हकीकत ये है कि कोशिश किया गया था कि खाया जाए, लेकिन बड़े लोग तो भाई कि संभव नहीं है, वो सब पैकिंग होकर के चला जाता है, और जो पैदा करता है वो भी नहीं खा पाता है। उसके बाद सेकंड नंबर पर जो है यूपी का बासमती है, जो हम लोग को मिलता है। ठीक, वो भी बहुत मुश्किल से, नहीं वो भी बहुत कॉस्टली है, वो भी बहुत मुश्किल से मिलता है। वो 600 रुपया 700 रुपये किलो आपको मिलेगा, लेकिन बंगाल वाला वो आपको नहीं मिलेगा। तो हम एक कहानी इसलिए कि सुनाए आपको कि फाल्टा आपको याद हो, ये आपको टॉपिक जो है ऑब्जेक्टिवली इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नर कौन था, ड्रैक, और सेनापति कौन था, मिनी चीन। ये दोनों फाल्टा भाग गए, हॉलवेल बचा रह गया। वो कहता है कि मुझे भी पकड़ लिया गया।
और ये कहा गया कि इसके अनुसार, इस घटना के अनुसार, कि नवाब के आदेश से या उसके सैनिकों द्वारा, ऑफिसर्स के द्वारा 146 अंग्रेजों को, 146 अंग्रेजों को 18 गुने 14.10 मीटर, किलोमीटर मत लिख लीजिएगा, 18 गुने 14.10 वर्ग मीटर के एक कमरा था। उस कमरा में क्या कर दिया गया? 146 अंग्रेज को बंद कर दिया गया। कब? इसी 20 तारीख को। यह घटना कब घट रही है? 20 जून को, ठीक है ना। अब 21 जून को जब कमरा खोला जाता है, यानी रात भर के बाद जब कमरा खोला जाता है, तो पता यह चलता है कि 123 अंग्रेज मारे गए, यानी मृत पाए गए, और सिर्फ 23 अंग्रेज ही जीवित बचे। ये इल्जाम किस पर लग रहा है? सिराजुद्दौला पर। लगा कौन रहा है? हॉलवेल। तो इतिहास का कोई भी किताब पढ़ लीजिए, एंग्लो बंगाल रिलेशन से जुड़ा हुआ, तो उसमें ब्लैक होल ट्रेजेडी की घटना आपको मिलेगी सभी में। अगर आप बहुत पुराना किताब पढ़ रहे हो, मतलब 50 साल 60 साल पहले वाला, तो उस किताब में इस घटना को सच माना गया है कि हाँ, नवाब बहुत जालिम था, उसने इतने अंग्रेजों की हत्या कर दी। और जो विदेशी इतिहासकार हैं, वो इस मामले में कुछ बोलते ही नहीं है, सिर्फ घटना के रूप में वर्णन कर देते हैं। लेकिन देश के स्वतंत्रता के बाद इतिहास के क्षेत्र में बहुत सारे अनुसंधान हुए हैं, और उन अनुसंधानों से ये पता चलता है कि काल कोठरी की जो घटना का वर्णन इतिहास में है, उसको नए दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है कि आखिर ये घटना थी क्या, इसकी सच्चाई क्या है। तो अगर इस घटना का, काल कोठरी की घटना का, हम लोग क्रिटिकल एग्जामिन करते हैं, यानी आलोचनात्मक परीक्षण करते हैं, तो कुछ तथ्यों पर ध्यान देना पड़ेगा, तब हम सही निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। सबसे पहला तथ्य तो यह ध्यान देने योग्य है कि हॉलवेल का व्यक्तित्व, हॉलवेल का व्यक्तित्व, तो उस समय के स्रोत से पता चलता है कि हॉलवेल अपने समुदाय में ही, अपने कम्युनिटी में ही विश्वसनीय नहीं माना जाता था, उसे झूठा कहा जाता था कि ये सच्चा आदमी नहीं है, इसके बात पे कोई यकीन नहीं कर सकता है। तो जब हॉलवेल का व्यक्तित्व ही संदिग्ध है, तो फिर उसकी बात पर कैसे यकीन किया जाए? पहली बात। दूसरी बात कि हॉलवेल कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। जो ड्रैक था गवर्नर बंगाल का, तो उसके बाद फिर कलायू आया,
क्लायू के बाद जाने के बाद यानी 1760 में हॉलवेल ही बंगाल का गवर्नर बना था। हालांकि वो कार्यकारी एक्टिंग था, लेकिन इससे तो ये साबित होता है ना कि वो बंगाल के ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में ऊंचे पद पर था, तभी उसको एक्टिंग गवर्नर बनाया गया। तो यहां पर आलोचकों का यह कहना है कि जब इतना उच्च अधिकारी था और गवर्नर डायरेक्ट भागने में सफल रहे और जो मुख्य सेनापति था वो भागने में सफल रहे, तो हॉलवेल कैसे पकड़ा गया? अगर हॉलवेल पकड़ा गया तो फिर गवर्नर को भी नहीं भागना चाहिए था, उसको भी पकड़ लेना चाहिए था। वास्तविकता यह है, जो तथ्य सामने आते हैं कि नवाब ने कब्जा किया था कलकत्ते पे, कत्लेआम का ऑर्डर नहीं दिया था। कोई बहुत बड़ा युद्ध के दृष्टांत नहीं मिलते हैं, क्योंकि नवाब के पास बहुत बड़ी फौज थी और कंपनी के पास उसकी तुलना में नगन फौज थी। तो कोई ऐसी बात नहीं कि युद्ध का परिदृश्य हो गया, बल्कि कब्जा हो गया और जो बाकी बचे हुए अंग्रेज थे डर के मारे फाल्टा चले गए। तो बेसिकली ये घटना हुई नहीं। एक तो पहला तर्क ये है। दूसरा तर्क ये है कि कमरे का आकार जो है, कमरे का आकार लिखा हुआ है कितना? 18 गुने 14 पॉइंट, देखिए ऐसे मत कीजिए, 18 गुने 14.10 मीटर। इस छोटे से आकार में व्यवहारिक रूप से अगर 146 बच्चा ही होगा, आदमी तो छोड़ दीजिए, तो उसको तह लगा करके आप नहीं रख सकते। यानी बच्चा भी पैदा हुआ है छोटा छोटा, वो भी 146 तो ले लीजिए और उसको किसी से रखेंगे, उसका अव्वल तो जो मनुष्य होगा वो उस ढंग से रहेगा ही नहीं, लेकिन तह भी लगा दीजिएगा अगर मार करके सबको, तो भी उस इतने छोटे से कमरे में 146 आदमी नहीं आएगा। तो इतने छोटे आकार के कमरे में 146 का कैद करना वो संभव नहीं है। तो जब संभव ही नहीं है, ऐसा कमरा बनाया गया और उसमें इतिहासकारों ने देखा कि 146 आदमी को घुसा करके तो उतना आदमी अट ही नहीं पाया। तो जब 146 आदमी अंदर जा ही नहीं सकता है 18 गुने 14 मीटर के कमरे में, तो फिर हॉलवेल घुस कैसे गया अंदर? क्योंकि बोलता है कि जीवित बचने वालों में हम भी हैं। जो 23 लोग बचे थे उसमें कैसे कैसे हम बच गए, बाकी 123 लोग मारे गए। तो कहिए कि साइंटिफिकली भी ये इल्जाम गलत है, विज्ञान प्रमाणित कर रहा है कि नहीं, ये संभव नहीं है। तीसरा कि उस समय एक लेखक है, वो समकालीन है, उसका नाम था गुलाम हुसैन तबातबाई। इसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था सियारुल मुत्तखरैन। सियारुल मुत्तखरैन। ये किताब काफी इंपॉर्टेंट है, 5 वॉल्यूम में है सियारुल मुत्तखरैन, और ये कंटेम्परेरी बुक है। यानी ये राइटर जो था वो उस समय जीवित था जिस समय बंगाल में नवाबी चल रही थी, और अपने आंखों देखी बातों को इसने अपने पुस्तक सियारुल मुत्तखरैन में लिखा है। बहुत प्रमाणिक किताब है। तो जो 18th सेंचुरीज का इंडिया का पर रिसर्च करना चाहता है किसी भी घटना का,
तो उसको ये किताब सियारुल मुत्तखरीन पढ़ना पड़ता है। तो था तो ये फारसी में, लेकिन अभी वर्तमान समय में इंग्लिश ट्रांसलेशन इसका है जो 5 वॉल्यूम में है, और आप भी अगर भविष्य में रिसर्च करेंगे तो आपको इस किताब का सामना करना पड़ेगा। और ऑब्जेक्टिवली भी ये राइटर का नाम और किताब का नाम पूछा जाता है, क्योंकि कंटेम्प्रेरी बुक जितना है सबके बारे में क्वेश्चंस एराइज किए जाते हैं। तो अगर ये घटना घटती तो सियारुल मुत्तखरीन किताब को अगर उठा करके देखिएगा तो उसमें सिर्फ राजा महाराजाओं का ही वर्णन नहीं है, आम जनता का भी वर्णन है। यहां तक कि किस प्रकार की संस्कृति है इसका भी वर्णन है। लोग चाय किस तरीके का इस्तेमाल करते थे ब्रिटिशों के आगमन से पहले, उसका भी वर्णन है उसमें। तो जब इतनी छोटी छोटी बातों का, या किस प्रकार का फसल पैदा किया जा रहा है, किस गांव में कौन सा मंदिर है, उस किताब को पढ़ने के बाद जब लोग पहुंचे तो वो मंदिर नहीं था, तो पता चला कि उस पीरियड में था, अब उसका अस्तित्व खत्म हो गया। ऐसे बहुत सारे चीज मोन्यूमेंट्स का जिसका पुस्तकों में वर्णन है, अब नहीं मिलता है आपको। तो इतना इंपॉर्टेंट किताब जब उसने लिखा, और ये इतना इंपॉर्टेंट घटना थी, पॉलिटिकल घटना, तो उसका कोई जिक्र ही नहीं है सियारुल मुत्तखरीन में। तो इसका मतलब ये है कि ये कपोल कल्पित कहानी है, ये घटना वास्तव में वही नहीं। अगला कारण कि एक एग्रीमेंट होता है जिसको बोलते हैं अली नगर की संधि। अली नगर की संधि तो एक्चुअली में जो अभी अभी पढ़ चुके हैं हम लोग कि 20 जून 1756 ईस्वी को सिराजुद्दौला ने कलकत्ते पर कब्जा कर लिया। तो कब्जा करने के बाद मानिक चंद को उसका अधिकारी बना करके वो लौट आया था। मानिक चंद उसका ऑफिसर था, कहां का? कलकत्ता का। और उसने उसी समय कलकत्ता का नाम चेंज करके अलीनगर रख दिया था। तो आज भी कलकत्ता का एक इलाका अलीपुर के नाम से जाना जाता है। अलीपुर कोर्ट वहां सुने होंगे, बहुत मशहूर कोर्ट है। तो उसी एरिया में, तो इसलिए कि अलीपुर जो है वो अलीनगर जो है वो पूरे एरिया को उसने चेंज कर दिया था नाम। तो जब इसके बाद अब वो घटना आएगी तो अंग्रेजों और नवाब के बीच समझौता होता है। तो चूंकि वो अलीनगर उस नाम से था, तो अलीनगर समझौते के नाम से हम जानते हैं। तो ये जो समझौता होगा, जो भी थोड़ी देर बाद हम आपको बताने जाएंगे, तो उसमें सिराजुद्दौला बहुत दब कर समझौता किया है। कंपनी की सारी बातें उसमें मान ली गई हैं। तो जब अंग्रेज प्रभावी होकर के अलीनगर एग्रीमेंट कर रहे थे, और ये इतनी बड़ी घटना ब्लैक होल ट्रेजेडी की घटी थी, तो फिर अलीनगर समझौते में इस घटना का वर्णन क्यों नहीं है और उस पर हर्जाना क्यों नहीं मांगा गया? तो अलीनगर एग्रीमेंट भी इस बात को प्रूव करता है कि जो ब्लैक होल ट्रेजेडी है वो हॉलवेल के दिमाग की उपज है, एक कहानी है, और इसके अलावा कोई अस्तित्व इसका नहीं है। क्लियर? तो ये एक सेक्शन हुआ। जल्दी कीजिए, फिर दूसरा सेक्शन शुरू करते हैं। छोड़ दे, मैडम से पढ़िएगा। हम ही पढ़ा देते हैं, मैडम थोड़ा आराम करेंगी। आपका क्या विचार है? मैडम को बुला दें कि हम ही कंटिन्यू करें? आप कुछ नहीं बोलिएगा। देखिए, बात आई ना, मैम को बुला दीजिए। ठीक है, क्या बोलिए?
चुंगी एक टैक्स होता है, स्थानीय सरकार, लोकल गवर्नमेंट, जैसे यहाँ का कॉरपोरेशन हुआ, तो अपने क्षेत्र में कोई माल लेकर के आ रहा है, व्यापारिक माल, तो उस पर जो अल्प मात्रा में पैसा वसूला जाता है उसी को चुंगी बोलते हैं। कस्टम अंतर्राष्ट्रीय आयात कर है और चुंगी स्थानीय आयात कर है। दोनों इंपोर्ट ड्यूटी है, लेकिन वो इंटरनेशनल है जो बंदरगाह पर लगता है, जिसको आप कस्टम बोल रहे हैं। और चुंगी किसी डिस्ट्रिक्ट में घुसने के बाद जो लोकल गवर्नमेंट लगाती है वो उसका कस्टम ड्यूटी है वो। हाँ हाँ हाँ, आप पूरी बात समझ नहीं पाए। वो अंग्रेज दस्तक के नाम पर चुंगी को भी तो हड़प जा रहे थे ना। जो स्थानीय व्यापारी चुंगी दे रहे थे वो दस्तक का कागज दे आके बोलते थे कि मेरा है माल, इस पर चुंगी मत लो। तो चुंगी का भी अस्तित्व दस्तक की वजह से समाप्त हो चुका था, जो इलीगल था, गलत नहीं था, माने सही नहीं था वो। ठीक है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा देर बर्दाश्त कर लीजिए, हमको क्या दिक्कत है। इतना सेवा किए हैं आप लोग का, तो आज इतना नहीं परमिट कीजिएगा, हो जाएगा ना। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक। तो अब देखिए साहब, अगला जो हम लोग का टॉपिक होगा वो अलीनगर की संधि। एग्रीमेंट ऑफ अलीनगर। तो देखिए कैसे हुआ कि जब कलकत्ते का पतन का सूचना मद्रास पहुंचता है, अभी तक जिस समय की बात हम लोग पढ़ रहे हैं 1756 की बात, तो 1756 में कल ही आपको बताए हैं कि अंग्रेज सिर्फ एक ही जगह अस्तित्व में नहीं थे भारत में, बंगाल में। बंगाल से पहले वो कर्नाटक में, दक्षिण भारत में उनकी शक्ति जम चुकी थी, अल्फी मात्रा में सही। तो ऐसी परिस्थिति में कलकत्ता का पतन का सूचना जो है वो पहुंचा कहां? मद्रास। और जब मद्रास पहुंचा तो यहां 1 महीना लेट पहुंचा, यानी जून में घटना घटी तो डिस्टेंस था भाई, तो जुलाई में पहुंचा, और जुलाई में बरसात शुरू हो चुका था। तो बरसात में उस समय 18वीं सेंचुरीज में यात्रा करना संभव नहीं था। आज के तरह ग्रैंड ट्रंक रोड नहीं बना हुआ था, ये नेशनल हाईवे 2 नहीं बना हुआ था। जितनी भी सड़कें थी वो कच्ची थी, और कच्ची सड़कों में यातायात संभव नहीं था। तो ऐसी परिस्थिति में वहां 2 व्यक्ति था, एक क्लायू और दूसरा व्यक्ति का नाम था वाटसन। आपको याद होना चाहिए कि वही क्लायू है जिसके वजह से अंग्रेज कर्नाटक को जीतने में सफल हुए थे। ठीक है, वो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। तो ये जो है स्थल मार्ग से, ये क्या चीज? स्थल से, और ये जल से। ये दोनों दिसंबर 1756 में कलकत्ता पर कब्जा कर लिया। तो कलकत्ता पर जो कब्जा किया वो देख लीजिए कैसे। तो क्लायू वाटसन ने जो कब्जा किया कलकत्ता पर, वो घूस देकर किया। और घूस किसको दिया? तो जो नवाब का अधिकारी था मानिक चंद, उसको दिया। यानी कोई युद्ध नहीं होता है,
और क्लायू और वाटसन बड़ी आसानी से कलकत्ते पे फिर से कब्जा कर लेता है। जब कब्जा हो गया तो आपके इस पे प्रश्न आएगा कि सर फिर नवाब इतना शक्तिशाली था तो पुनः कलकत्ते पर कब्जा क्यों नहीं किया? एक क्वेश्चन से राइज होता है। तो नवाब पुनः कब्जा क्यों नहीं करता है? तो इस समय इसका उत्तर यह है कि नवाब आलमगीर द्वितीय यानी आलमगीर सेकंड के आक्रमण से भयभीत था। यहां पर मामला यह है कि उस समय जो आलमगीर द्वितीय शासक था वो बिहार तक आया 2 बार। अगर आप उस समय अलेक्जेंडर कनिंघम और दूसरे भ्रमणकर्ताओं के विवरण को पढ़ेंगे जो उन्होंने अपने यात्रा विवरण में लिखा पीछे की बात को भी, तो ये कहता है कि वो गया तक आया था आलमगीर, लेकिन फिर दरबारी षड्यंत्र के कारण फिर वापस चला गया। तो उसका उद्देश्य था बंगाल पर आक्रमण करके फिर से बंगाल पर कब्जा करना। जो बंगाल नवाबी के अधीन स्वतंत्र हो गया था तो वो नहीं बर्दाश्त कर रहा था, और ऐसी परिस्थिति में जो है वो सिराजुद्दौला को मुर्शिदाबाद छोड़ करके कलकत्ता जाना ये उचित नहीं था, या पूरी फौज लेकर के जाके अंग्रेजों को पराजित करना ये उचित नहीं था। इसलिए जब दिसंबर 1756 को अंग्रेज पुनः कलकत्ता पर कब्जा किए तो ऐसी स्थिति में सिराज ने आक्रमण नहीं किया बल्कि समझौता कर लिया। ठीक है, और वो समझौता जो है नवाब और कंपनी के बीच, नवाब और कंपनी के बीच एक समझौता होता है जिसको हम लोग अलीनगर समझौता के नाम से जानते हैं, अलीनगर एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं। और ये समझौता 9 जनवरी 1757 ईस्वी को होता है। कब? 9 जनवरी 1757 को। जो प्रोविजंस थे, जो प्रावधान थे, वो हम बताना चाहते हैं, लिख नहीं रहे हैं। आप सुनेंगे तो आपको ताज्जुब हुआ कि इतना दब करके क्यों किया सिराज ने समझौता। तो उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण था कि अंदर से इतना भयभीत हो गया था कि हम 2 मुहाज पे नहीं लड़ सकते। उसको यकीन हो गया था कि मुगल शासक मुर्शिदाबाद पहुंच ही जाएगा, और ऐसी परिस्थिति में यदि अंग्रेज भी हमारे विरोधी हो गए और अंग्रेज मिल गए आलमगीर द्वितीय से, तो फिर हमारी नवाबी पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। इसलिए बुद्धिमत्ता इसी में है कि हम अंग्रेजों को रुष्ट ना करें, और ऐसी परिस्थिति में अगर मुगल सम्राट आक्रमण करता है तो हम उसका कड़ा जवाब दें। तो इस कारण से अंग्रेजों से दबकर उसने समझौता किया। समझौते में पहली शर्त यह थी कि जो भी सुविधाएं उसे मुगल सम्राट से मिला हुआ था वो उसे पुनः दे दिया गया। मतलब दस्तक का अधिकार है ना। दूसरा समझौता में था कि उसे कलकत्ते के किलेबंदी करने की इजाजत दे दी गई, अलीनगर समझौता में। तीसरा था कि अंग्रेजों को अपना सिक्का ढालने और उसे प्रचलित करने का अधिकार दे दिया गया। नहीं भाई, इसी ये अलीनगर समझौते में था। ठीक है, तो इस तरीके से आप गौर से देखिए कि जितने भी समझौते में शर्तें थी वो नवाब के फेवर में कोई भी नहीं था, सब नवाब के अगेंस्ट में था, सब कंपनी के फेवर में था। लेकिन नवाब ने एक शर्त नहीं मानी। अंग्रेज चाहते थे कि फ्रांसीसियों को नवाब बंगाल से निकाल दे, तो नवाब ने कहा कि नहीं, फ्रांसीसियों को हम बंगाल से नहीं निकालेंगे,
इस शर्त पे एग्रीमेंट नहीं होगी। तो उस समय मान गया कंपनी कि ठीक है, इसको नहीं शामिल किया जाए। तो इस तरीके से अलीनगर की संधि जो है वो संपन्न होती है। तो ये कब? 9 जनवरी 1757 को हो रहा है ये संधि। और प्लासी की लड़ाई कब होगी? तो 23 जून 1757 ईस्वी को। तो अब 9 जनवरी से लेकर के 23 जून 1757 के बीच की घटना को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो एक हेडिंग बनाते हैं, प्लासी का युद्ध। ये कब होता है? 23 जून 1757 ईस्वी। ठीक है, तो 9 जनवरी से लेकर 23 जून 1757 ईस्वी के बीच में जो इस युद्ध के लिए घटना अकाउंटेबल है वो है 23 मार्च 1757 ईस्वी का। कब? 23 मार्च 1757 ईस्वी को। इस दिन क्या होता है कि अंग्रेज फ्रांसीसी कोठी चंदर नगर को जीत लेते हैं। कंपनी जो है, ब्रिटिश कंपनी क्या करती है? चंदन नगर पर या चंदर नगर पर कब्जा कर लेती है। और ये चंदर नगर किसका था? तो फ्रेंच कोठी था। ये अलीनगर के संधि का खुला उल्लंघन था, क्योंकि अलीनगर में इसको रोका गया था कि आप फ्रांसीसियों से कभी युद्ध नहीं करेंगे। तो जैसे ही ये घटना घटी तो ये क्लियर हो गया कि अब अंग्रेज लड़ना चाहते हैं। और इस बीच में क्या हुआ साहब? तो जो नवाब के दरबार के षड्यंत्रकारी थे नवाब के खिलाफ, यानी घसीटी बेगम, शौकत जंग और मिर्जाफर, इसको अंग्रेजों ने एक्टिवेट किया कि तुम लोग मेरा साथ दो। और इसमें मिडिल मैन जो बना वो अमीचंद, जो कलकत्ता का एक सिख व्यापारी था। इसका ताल्लुकात अंग्रेजों से भी था और इसका ताल्लुकात सिराजुद्दौला के दरबार में सभी लोगों से, यहां तक कि सिराजुद्दौला से भी था। तो मिडिल मैन बन करके ये तय हुआ कि क्लायू प्लासी के मैदान में आएगा और उधर उत्साहित करके, प्रोत्साहित करके नवाब को प्लासी के मैदान में लाना है। और जब युद्ध होगा तो मिर्जाफर अपने पूरी सेना के साथ निष्क्रिय हो जाएगा। तो पूरे सेना का सेनापति था ही, तो निष्क्रिय हो जाएगा तो ऐसे भी अंग्रेज जीत जाएंगे। तो ये सब तय हो गया। उसी बीच अमीचंद ने एक शर्त रखी कि जितना भी खजाना से मिलेगा उसका 30% हमको मिलना चाहिए। अगर शर्त मंजूर है तो ठीक है, और नहीं तो अभी जाके हम नवाब को बता देते हैं, और अभी बता देंगे तो नवाब फौज लेकर के आएगा और तुम लोग का अस्तित्व खत्म कर देगा। तो वाटसन और क्लायू ये दो कंपनी के प्रमुख अधिकारी थे। तो वाटसन बहुत ईमानदार आदमी था। क्लायू जो है वो घोर भ्रष्टाचारी आदमी था। तो उसने कहा कि ठीक है, घबराओ मत। उसने 2 संधि पत्र तैयार किए, एक लाल कागज पे और एक सफेद कागज पे, व्हाइट पेपर पे। लाल कागज जो था उसमें अमीचंद की शर्त लिखी हुई थी और व्हाइट पेपर में अमीचंद की शर्त नहीं लिखी हुई थी। क्लायू ने तो दोनों पर साइन कर दिया, लेकिन अमीचंद तैयार नहीं हुआ, वाटसन तैयार नहीं हुआ लाल वाले पर साइन करने के लिए। तो उसके जाली हस्ताक्षर वाटसन के क्लायू ने कर दिए और एग्रीमेंट हो गया। तो जब 23 जून 1757 ईस्वी को, ये नादिया जिले में पड़ता है, ये जो प्लासी का युद्ध हुआ है, एक प्लास जो है एक वृक्ष है, एक पौधा है जो वहां पर उस मैदान में बड़े पैमाने पर पाया जाता था।
तो उस पौधे के नाम पर उस मैदान को प्लासी का मैदान बोलते थे। ठीक है, ये जो था वो एक्चुअली में जो प्लासी का मैदान था वो मुर्शिदाबाद से मुर्शिदाबाद से 20 किलोमीटर की दूरी पर था। यानी एक प्रकार से समझ जाइए कि नजदीकी था और बॉर्डर एरिया था, और ये नादिया जिला, वर्तमान समय में जो नादिया जिला है वहां पड़ता था। तो यहां ये युद्ध हुआ। इस युद्ध में अगर सेना का आप देखेंगे तो अंग्रेज पक्ष में और नवाब के पक्ष में, तो अंग्रेज पक्ष में 970 प्लस 2100 सेना थी। 970 ब्रिटिश सेना और 2100 भारतीय सेना। इसका अर्थ ये हुआ, और नवाब के सेना में 50,000 सैनिक थे। आप सोचिए कि इतना विशाल सेना वाला नवाब हार जाए, तो हारा कैसे? तो सुबह 9 बजे युद्ध शुरू होता है। जैसे ही 9 बजे युद्ध शुरू होता है तो मीर जाफर अपनी सेना के साथ निष्क्रिय हो जाता है। उसके अंडर में मीर मदन और मोहन लाल, ये दो उप व्यक्ति होते हैं, सब व्यक्ति होते हैं सेना में, माने नीचे के अधिकारी। ये लोग नवाब का साथ देते हैं। उसी के वजह से 9 बजे से लेकर 12 बजे तक युद्ध चला। नवाब को बहुत पहले ही एहसास हो गया था कि धोखा हो गया, हम जीतेंगे नहीं, तो नवाब युद्ध के मैदान से पहले ही भाग गया था। और ये मोहन लाल और मदन राय जो दो व्यक्ति थे नवाब के, उन्हीं के वजह से युद्ध इतना लंबा खींचा। जब इनकी हत्या हो गई तो फिर युद्ध बंद हो गया। नवाब भाग करके 23 के बाद अगले दिन पहुंचा रात में, तो मुर्शिदाबाद से अपने आप को चेंज किया, फकीर बन गया, जैसे भिखारी होता है, और अपने 3 अनुचरों के साथ भगवानपुरा भाग गया। वहां से फिर वो बिहार में एक जगह है वहां पहुंच गया, और इधर 29 जून को मीर जाफर जो है वो उसका राज्याभिषेक हो जाता है। राज्याभिषेक जब होता है तो मीर जाफर 1,34,00,000 रुपया कंपनी को देता है, 20 लाख रुपया लगभग कलायू को देता है, 50 लाख अन्य कर्मचारियों को देता है, 24 परगना की जमींदारी दे देता है कंपनी को, जो पहली भूमि कंपनी को मिली बंगाल में। तो ये सब चीज करके वो राज्याभिषेक अपना कराता है। और इसी बीच 29 के बाद जुलाई, जब 2 जुलाई का समय आता है तो सिराजुद्दौला पकड़ा जाता है, और इसके पुत्र मीरन के कहने पर एक लोकल स्थानीय जो सैनिक था, जो बहुत निम्न कोटि का था, उसके द्वारा सिराजुद्दौला की हत्या कर दी जाती है। तो इस तरीके से अलीवर्दी खां का शासन 1657 में समाप्त होता है। अब इसके बाद 57 के बाद जो 60 तक का जो पीरियड है, यानी इसको थोड़ा सा देख लीजिए। 1757 से लेकर के 1760 ये पीरियड किसका होगा? ये पीरियड मीर जाफर का होगा। यानी अब मीर जाफर बंगाल का नवाब बन रहा है। तो वो मीर जाफर जब बंगाल का नवाब बना, तो ये भारतीय इतिहास में ये पीरियड डिवाइड एंड रूल का पीरियड है। फूट डालो और शासन करो का जो अंग्रेजों ने बुनियाद डाली थी। हमने एक्ट पढ़ाने के समय में भी आपको बताया था कि संवैधानिक रूप से इसकी बुनियाद 1909 के एक्ट में डाली गई, लेकिन व्यवहारिक रूप से नीति के रूप में अंग्रेज इसको पहले से चले आ रहे थे। तो ये डिवाइड एंड रूल की नीति जो जन्म लिया भारत में, वो इसी के शासन काल में जन्म लेता है।
और किस रूप में कि अंग्रेजों के द्वारा इसके माध्यम से डिवाइड एंड रूल की नीति लागू करवाई गई। वो कैसे कि अलीवर्दी खां के समय में ऊंचे ऊंचे पदों पर हिंदू जागीरदार हुआ करते थे। जैसे बिहार राजनारायण के कब्जा में था, पूर्णिया युगल किशोर के कब्जा में था, यानी ये वो सब वहां नवाब के अधिकारी थे। उड़ीसा राम सिंह के अधीन था। ये तीन नाम राजनारायण, युगल किशोर और राम सिंह, ये सभी के सभी हिंदू अधिकारी थे और नवाब के थे। अंग्रेजों ने मिर्जाफर को यह कहा कि इन सभी को हटा करके मुस्लिम अधिकारी नियुक्त करो, और उसके निर्देशन में जैसे ही ये काम किया वैसे ही डिवाइड एंड रूल की नीति लागू हो गई और हिंदू और मुसलमानों के बीच वैचारिक रूप से मतभेद उभरना शुरू हो गया इसी घटना के बाद। लेकिन ये सब करने के बावजूद भी मिर्जाफर खुश नहीं था। तो अपने अंतिम समयों में यानी 1760 में मिर्जाफर ने डचों से 60 नहीं 59 डचों से संपर्क स्थापित किया कि हम तुम्हारे साथ मिलकर के अंग्रेजों के यहां से भगाएंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश डच बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों से हार गए 1759 ईस्वी में 1759, और इससे उनको अंतिम उम्मीद भी मिर्जाफर की खत्म हो गई। फिर 1760 में क्या किया कि मिर्जाफर को हटा कर करके अगला नवाब मीर कासिम को बनाया। तो 1760 से लेकर के 1760 से लेकर के 1763 का जो पीरियड है वो किसका है? मीर कासिम का है। मीर कासिम अलीवर्दी खां के बाद उसके तरह पहला शासक था। ना सिराजुद्दौला उतना योग्य था, ना मीर जाफर उतना योग्य था। जिस प्रकार की योग्यता अलीवर्दी खां में थी उसी प्रकार की योग्यता मीर कासिम में भी था। तो मीर कासिम इस बात को समझ गया कि अंग्रेज और ये जब बना तो बर्दवान, चटगांव और मिदनापुर की जमींदारी दे दी। 24 परगना की जमींदारी मिर्जाफर ने दी थी और इसने बर्दवान, चटगांव और मिदनापुर की जमींदारी दे दी। तो अंग्रेजों का क्षेत्र विस्तार बढ़ रहा है धीरे धीरे। ठीक है, अब इसके बाद की घटना यह है कि मीर कासिम बहुत योग्य शासक था। उसकी योग्यता अगर देखना है तो आपको एक जगह जाना पड़ेगा बिहार में, तो उसकी योग्यता का दर्शन आप कर सकते हैं। उसने सबसे पहला काम यह किया कि राजधानी अपने परिवर्तन का निर्णय लिया और राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया। मुंगेर जब आ गया तो उसने क्या किया कि 2 प्रकार के टैक्स लगाए। एक टैक्स को अबवाब कहा गया और दूसरी टैक्स को खिजरी जमा कहा गया। हम लिख देते हैं ये अबवाब और खिजरी जमा। ये ऑब्जेक्टिवली क्वेश्चंस बहुत आता है ये, तो इसके बारे में समझ लीजिए, होमवर्क में करके लाइएगा। अबवाब क्या था? तो सरकारी अधिकारियों पर लगने वाले कर को अबवाब बोलते थे। जैसे जब सरकारी कर्मचारी बहुत भ्रष्टाचार करके पैसा कमा लेता था तो कभी कभी शासक के द्वारा उससे पैसा निकालने के लिए उस पर टैक्स इंपोज किया जाता था। और खिजरी जमा व्यापारियों पर लगने वाला कर था। तो ये दोनों टैक्स इसलिए लगाए मीर कासिम ने कि उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो, और हुई भी। तो इस अपने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए उसने क्या काम किया? तो मुंगेर में फोर्ट का निर्माण कराया। आज भी मुंगेर जाइएगा तो मुंगेर का किला अभी भी मौजूद है। तो जितने गवर्नमेंट क्वार्टर है, एसपी डीएम का रेसिडेंस या ऑफिस बिहार सरकार का, वो सब इसी किले के अंदर में है। इतना बड़ा किला था, अभी भी गेट है उसका। और उसने उस किले में से सुरंग बनवाया था जो मुर्शिदाबाद जाता था, और भी जगह जगह। तो अब तो गंगा नदी का पानी उसमें घुस गया है तो भरा रहता है, लेकिन पहले अपने जमाने में ठीक होगा। उसके बाद उसने वहीं तोड़दार बंदूकों का कारखाना लगाया मुंगेर में। तो इसीलिए आप देखिएगा बिहार में अभी भी
हैंडमेड जो पिस्तल वगैरह बनते हैं, वो मुंगेर कट्टा वगैरह, वो मुंगेर के बड़े मशहूर हैं। तो उसी समय कारीगर लोग बस गया वहाँ और उसका पुश्तैनी कारोबार हो रहा, तो आज तक चल रहा है वो। 63 में एक घटना घटी कि राजनारायण की मांग की नवाब ने, जो पटना का अधिकारी था, और मीर कासिम ने उसकी हत्या कर दी। राजनारायण की हत्या मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच युद्ध का कारण बना। तो पटना में बहुत घमासान 1763 में युद्ध होता है। इस युद्ध में शुरू में मीर कासिम की जीत होती है, लेकिन अंततः अंग्रेज जीत जाते हैं और फिर मीर कासिम को भाग करके अवध जाना पड़ता है। तो 1763 से उसके बाद जो नवाब बन रहा है वो कौन बन रहा है 65 तक? फिर मीर जाफर बनता है। 1763 से 1765 तक फिर नवाब कौन बनता है? मीर जाफर। ठीक है। और इसी के बीच युद्ध होता है, इसी के समय में युद्ध होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बक्सर का युद्ध। क्या होता है? बक्सर का युद्ध। यह युद्ध कब होता है? तो 22 सितंबर 64 ईस्वी को। और इस युद्ध में बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि एक तरफ अंग्रेज हैं, अंग्रेज में क्लायू अब नहीं है, क्लायू के जगह पर कौन है? हेक्टर मुनरो। और बिहार के बक्सर नामक स्थान पे युद्ध होता है। एक ओर हेक्टर मुनरो अंग्रेजी सेना के साथ है और दूसरी ओर 3 शक्तियां हैं। एक तो बंगाल का अपदस्थ नवाब मीर कासिम, अब तो नवाब माना नहीं जाएगा, इस समय नवाब कौन माना जाएगा? मीर जाफर। और दूसरा अवध का जो नवाब था शुजाउद्दौला। और यही अवध में ही इस समय मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय रह रहा था, दिल्ली नहीं जा रहा था। वो दिल्ली कब गया है? वो 72 में, याद कीजिएगा। तो ये तीनों की शक्ति कह लीजिए बक्सर के युद्ध में एक तरफ थी। और यह युद्ध कोई षड्यंत्र के तरह नहीं लड़ा गया, बल्कि सैनिक बल पर लड़ा गया और इस सैनिक बल में अंग्रेज जीत गए। तो पलासी का युद्ध षड्यंत्र का परिणाम था, उसकी जीत। लेकिन बक्सर के युद्ध की जीत षड्यंत्र का परिणाम नहीं था, बल्कि सैनिक शक्ति के बल पर जीता था। तो ये सैनिक शक्ति के बल पर जीतने का अर्थ ये हुआ कि सैनिक दृष्टिकोण से उत्तर भारत में अब कोई भी भारतीय शक्ति नहीं रह गया जो अंग्रेजों का मुकाबला कर सकता है। और ऐसी परिस्थिति में इस युद्ध के बाद अगले वर्ष 1765 ईस्वी में इलाहाबाद का समझौता होता है, जिसके आधार पर बंगाल के दीवानी का अधिकार कंपनी को प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार अच्छा, ठीक है। तो इस तरीके से एंग्लो बंगाल रिलेशंस से हमें पता चलता है कि कैसे अंग्रेज बंगाल में घुसे और बंगाल की सत्ता पर कब्जा कर लिया। तो हम समझते हैं कि 2 क्लास में एंग्लो बंगाल रिलेशन जो एक बड़ा टॉपिक था, आप समझने में सफल रहें। अगले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो एंग्लो कर्नाटक वार के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।